हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। हम एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे और इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। पहला क्वेश्चन है, विच एंड द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इन द गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे कौन सा जो ऑफिशियल था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो था कुमार अमात्यास। कुमार अमात्यास जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स था और ये किसके द्वारा अपॉइंट होता था, ये किंग के द्वारा अपॉइंट होता था और असिस्ट करता था किंग और प्रिंसेस को किस चीज में, एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्रोविंसेस। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाता है करेक्ट, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स था वो कौन था, कुमार अमात्यास। 16th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म विस्टी रेफर्स टू। तो विस्टी का मतलब क्या होता था गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे विस्टी का जो मतलब होता था वो होता था फोर्स्ड लेबर। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाता है यहाँ पे सी हो जाता है करेक्ट। सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में भी विलेजर्स जो थे उनसे भी फोर्स लेबर करवाया जाता था, यानी विस्टी होता था। और वो क्या करते थे, रॉयल फैमिली जो होती थी, ऑफिसर्स जो होते थे, उनके लिए वो फोर्स लेबर का काम करते थे। 17th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गुप्ता एम्परर क्लेम डिवाइन राइट्स फॉर देमसेल्फ, देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड, दे एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स। और यहाँ पे हमें बताने कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसकी स्टार्टिंग में ही मैंने पिछले क्लास में बताया था कि गुप्ता जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हाईली डिसेंट्रलाइज थी। मौर्यन और गुप्ता में दो इंपॉर्टेंट अंतर अगर कोई पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि जो मौर्यन एम्पायर थी वो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड हुआ करती थी, जबकि गुप्ता एम्पायर जो थी वो हाईली डिसेंट्रलाइज हुआ करती थी। दूसरा अंतर आप ये बता सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर जो थी वो एक्सटेंड कर गई थी सदर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया में कहाँ तक, कर्नाटका के मैसूर तक, जबकि जो गुप्ता एम्पायर थी वो क्या थी, वो नॉर्दर्न इंडिया तक ही कन्फाइंड थी। ठीक है, और इनके टाइम पे ही ट्रेडिशन जो था लैंड ग्रांट्स का वो स्टार्ट हुआ था और डिवाइन राइट्स भी उन्होंने खुद को क्लेम किया था। महाराजा धीराज की उपाधि हमने देखा था कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर जो 1 और 3 हो जाएगा, यानी सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। इनके जो प्रेडिसेसर थे गुप्ता एम्पायर के वो कौन थे, कुशानास थे, और कुशाना भी खुद को क्या डिवाइन राइट्स बोलते थे कि वो सन ऑफ गॉड्स है। ठीक है, उसी तरह से गुप्ता मिनार्क ने भी खुद को क्लेम किया था एज ए सन ऑफ गॉड्स एंड मतलब कि डिवाइन राइट्स खुद के लिए। दे एज्यूम्ड पॉम्पस टाइटल। महाराज धीराज हमने देखा था किसने एज्यूम किया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था, समुद्रगुप्त को। They assumed pompous titles. They also continued the system of land grants. Land grants जो कि स्टार्ट हुआ था सत्यवनाश के टाइम पे। हमने देखा था कि ब्रह्मदया, देवदाना, ये सब कब किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था, ये सत्यवनाश के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ब्राह्मणों को जो लैंड ग्रांट्स दिया जाता था और ये कंटिन्यू रहा था किसके टाइम पे, गुप्तास के टाइम पे। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली डिसेंट्रलाइज था और उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को अडॉप्ट किया था एडमिनिस्ट्रेशन में। 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, with reference to the provincial and local administration under the Gupta Empire, which of the following statement are correct। तो प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। The empire was divided into division called Bhuktis and were placed under the charge of Rajukas। Second है, the Bhuktis were divided into dynasty called Vishyas and were placed under the charge of Vishayapati। In eastern India, the Vishyas were divided into Vithis और the which were further divided into villages। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है कि जो एम्पायर था वो डिवाइडेड था डिविजन्स में, जिसको भुक्ति कहा जाता था। तो एम्पायर किस में डिवाइडेड था, डिविजन्स में, जिसको भुक्ति कहा जाता था। और भुक्ति जो था वो किसके चार्ज के अंदर था, उपारिका के अंदर। ठीक है, राजुका के अंदर नहीं था, इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है वो इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड देखते हैं, भुक्ति जो
था जो डिवीजन जिसको भुक्ति कहा जाता था वो फर्दर डिवाइड होता था डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था विषयाज। विषयाज किसके एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंदर चार्ज में था? वो था विषयपति का। ईस्टर्न इंडिया में क्या होता था? विषय जो था वो डिवाइड होता था किसमें? विठीज में, और विठीज फर्दर डिवाइड होता था किसमें? विलेजेस में। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो भुक्तिस थी वो किसके अंदर थी चार्ज में? वो पारिका के। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट है। गुप्ता ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इनका जो सिस्टम था वो काफी डिसेंट्रलाइज हुआ करता था। एम्पायर डिवाइड था डिवीजन में, जिसको भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति फर्दर डिवाइड था डिस्ट्रिक्ट में, जिसको विषयाज कहा जाता था, और वो किसके अंदर आता था? विषयपति के अंदर आता था। और विषयाज जो था वो किससे डिवाइड था? विटीज में, और विटीज तो फर्दर डिवाइड था विलेजेस में। तो आप जैसे एक सिस्टम बना सकते हैं, एक चेन बना सकते हैं कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, फिर यहां पे आता है आपका भुक्तिज, देन आता है आपका विषयाज, विठीज, एंड लास्ट में आता है आपका विलेजेस। 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर के अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के हमें बताना है कि कौन सा स्टेट रिगार्डिंग हमें बताना है। द ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल बॉडीज सच एज गिल्ड ऑफ आर्टिजन्स, मर्चेंट्स, स्क्राइब्स वर इंक्लूडेड इन द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज। देयर consent to land transaction was considered necessary. Periodic elections were organized for the selection of the member of administrative body। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो पहला जो और दूसरा जो है, द ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल बॉडीज, जैसे कि गिल्ड, आर्टिजन्स का, मर्चेंट्स का, स्क्राइब्स का, वो उनको इंक्लूड किया जाता था किसमें? अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में। तो ध्यान रखेंगे कि जो गिल्ड्स होती थी आर्टिजन्स की, मर्चेंट्स की और स्क्राइब्स, उनको भी इंक्लूड किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज में, अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो होते थे, और उनका कंसेंट जो था लैंड ट्रांजेक्शन में नेसेसरी हुआ करता था। थर्ड जो ऑप्शन है, पीरियोडिक इलेक्शन वेयर ऑर्गेनाइज फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, कोई इलेक्शन की सिस्टम नहीं थी। तो इसलिए हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट हो जाता है वो इनकरेक्ट हो जाता है, बाकी 1 और 2 जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो गुप्ता एम्पायर का था उसमें अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी का कोई ऑर्गेनाइज इलेक्शन नहीं होता था, कोई इलेक्शन नहीं होता था सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। The vassals who lived on the fringes of Gupta Empire who were obliged to certain functions such as, तो जो वसाल्स रहा करते थे गुप्ता एम्पायर के फ्रिंज पर, वो कुछ फंक्शंस के लिए ओब्लाइज्ड हुआ करते थे। तो वो कौन कौन से फंक्शंस हुआ करते थे ये हमें बताना है। होमेज टू सॉवरेन बाय पर्सनल अटेंडेंस एट हिज कोर्ट, रेगुलर ट्रिब्यूट्स टू द सॉवरेन्स टू प्रेजेंट देयर डॉटर इन मैरिज। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है रिगार्डिंग देयर सर्टेन फंक्शंस। तो ये तीनों ही सही है। उन्हें होमेज पे करना, होमेज टू द सॉवरेन बाय पर्सनल अटेंडेंस। दूसरा, रेगुलर ट्रिब्यूट देना हो जाता है टू प्रेजेंट देयर डॉटर इन द मैरिज। तो ये तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट। वसाल्स कहाँ रहते थे? वो गुप्ता एम्पायर के फ्रिंज पे रहा करते थे, और उनको कुछ जो ड्यूटीज थी वो ऑब्लिगेटेड थी। मेजर पार्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर वॉज हेल्ड बाय, तो हमने देखा कि गुप्ता एम्पायर हाईली डिसेंट्रलाइज हुआ करते थे, फ्यूडेटरी फ्यूडल चीफ्स काफी हुआ करते थे, तो मेजर एम्पायर जो था वो फ्यूडेटरी चीफ के द्वारा ही चलता था, और बहुत सारे जो थे वो सब्जुकेटेड थे समुद्रगुप्त के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21st नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द रीन ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर के रीन के रिगार्डिंग हमें बताना है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न कैसा था। Since much of the imperial administration was managed by feudatories and beneficiaries, the Gupta Empire did not require as many officials as the Mauryans did. Religious functionaries were granted tax-free land and were also authorized to collect tax from the peasants. Abundance of gold in the Gupta Empire suggests that all officials were paid in cash. यहाँ हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले तो बिल्कुल ही सही है कि यहाँ पे इंपीरियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो फ्यूडेटरी बेस्ड था,
ठीक है, हाईली डिसेंट्रलाइज सिस्टम हुआ करता था। इसलिए जो गुप्ता एम्पायर थे उनको बहुत ज़्यादा ऑफिशियल्स की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, जबकि मौर्यन जो एम्पायर थी वो हाईली सेंट्रलाइज हुआ करती थी, और सेंट्रलाइजेशन की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल्स की ज़रूरत थी, और जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टली अकाउंटेबल होते थे किसके, राजा के, जो किंग्स हुआ करते थे उनके। सेकेंड है रिलीजियस फंक्शनरी को क्या था, टैक्स फ्री ग्रांट्स दिया जाता था। ग्रांट सिस्टम यहाँ पे भी कंटिन्यू था जो सतवनस के टाइम पे स्टार्ट किया, और जो भी लैंड ग्रांट्स दिया जाता था वो एक तो वो टैक्स फ्री हुआ करता था, और राइट दिया जाता था कि वो पीजेंट्स जो होते थे उनसे टैक्स वसूल कर सके। तो ये भी बिल्कुल सही बात। एबंडेंस ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एबंडेंस नहीं था, और इसीलिए जो गोल्ड में पे नहीं होते थे गुप्ता एम्पायर में। तो एक्चुअली क्या था ना कि यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे, जो कॉइन्स था कुशानस के टाइम में देखा था, कुशानस के टाइम में कॉइन्स का, गोल्ड कॉइन्स का बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ हुआ था, और उस टाइम जो कॉइन्स यूज़ हुआ था वो प्योर कॉइन हुआ करता था। लेकिन गुप्ता के टाइम पे प्योर कॉइन्स नहीं होते थे, ऑल्दो जो कॉइन्स होते थे गोल्ड कॉइन्स वो कुशानस से भी ज़्यादा यूज़ हुए थे, लेकिन वो प्योर नहीं थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाता है यहाँ पे 1 और 2 हो जाता है। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो मैनेज किया जाता था फ्यूडेटरीज और बेनिफिशियरीज का जो था। गुप्ता रूलर को बहुत ज़्यादा ऑफिशियल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी जो मॉरियंस को ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, दूसरा है कि गुप्ता में मेनली मध्य प्रदेश में रिलीजियस फंक्शन को ग्रांड लैंड जो दिया जाता था वो टैक्स फ्री दिया जाता था, और उनको अलाउ किया जाता था कि वो पीजन से टैक्सेस वसूल कर सके। ऑफिशियल्स जो उनको कैश में पे नहीं, जो हायर ऑफिसर्स होते थे उनको ही लैंड ग्रांट्स के रूप में पे किया जाता था। ठीक है, 22nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ऑफ मौर्यस एंड गुप्तास, और रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला है, इन द मौर्यन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड whereas गुप्ता एम्पायर इट वाज फ्यूडलिस्टिक इन नेचर इन कैरेक्टर। तो ये बिल्कुल ही सही बात है, और ये हमने कई बार डिस्कस भी कर लिया। दूसरा है, मौर्यन एम्पायर रेगुलेटेड द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट whereas the Gupta Empire guilds were authorized to carry out many important function of the regulation। गिल्ड जो आर्टिजन्स का था, क्राफ्ट्स का था, उनको अलाउ किया जाता था किसके लिए, उनको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए अलाउ किया जाता था, और उनका जो एडवाइस था वो नेसेसरी हुआ कर, सजेशन नेसेसरी था। तो ये बिल्कुल ही सही बात है। जबकि मौर्यन एम्पायर में जो किंग्स था वो डायरेक्टली रेगुलेट करता था, मतलब उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो थे वो हाईली रेगुलेटेड थी। दे रिटेन द इलोबरेट पॉलिटिकल मशीनरी ऑफ द मौर्यन टाइम। तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा स्टेटमेंट जो हो जाता है फर्स्ट और सेकंड जो हो जाता है वो सही हो जाता है। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि मौर्यन और जो गुप्ता एम्पायर में क्या अंतर था। तो गुप्ता एम्पायर नाइदर नीडेड और नॉट पोजेस द सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी, जो कि मौर्यन एम्पायर की तरह सेंट्रलाइज मशीनरी हुआ करती थी। पॉलिटिकल सिस्टम जो गुप्ता एम्पायर का था वो कैसा था, फ्यूडलिस्टिक इन नेचर था। इसीलिए गुप्ता एम्पायर को बहुत ज़्यादा ऑफिशियल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी जितनी मौर्यंस को ज़रूरत पड़ी थी। और जो गुप्ता एम्पायर वो अपनी इकोनॉमी को उतना रेगुलेट नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूडलिस्टिक्स थे, आर्टिजन्स थे, गिल्ड्स हुआ करते थे, वो रेगुलेट किया करते थे। ठीक है, जबकि मौर्यंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत होती थी, और उनके पास एलोबरेट पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था जितना कि मौर्यंस के टाइम पे था। ठीक है, और मौर्यंस की एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा थी, सदर्न इंडिया तक थी, जबकि गुप्तास के जो एक्सपेंशन थे वो नॉर्दर्न इंडिया तक ही कन्फाइंड थे। अब हम देखेंगे इकोनॉमी से रिगार्डिंग कि गुप्तास पीरियड की इकोनॉमी कैसी हुआ करती थी, उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे क्वेश्चन को। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया वाज इशूड बाय द गुप्ता एम्पायर। कुमारगुप्ता वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके बारे तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि अगर यहाँ पे पूछता कि प्योर कॉइन्स तब हो जाता कुशानस, लेकिन लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स है तो ये बिल्कुल ही सही बात है। और कुमारगुप्ता नहीं थे फर्स्ट गुप्ता रूलर जिन्होंने सिल्वर कॉइन को इशू किया था, वो थे चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाता है करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखें तो हमने देखा था कि गुप्ता के टाइम पे थ्राइव्स जो रोमन्स के साथ जो ट्रेड था वो काफ़ी
बढ़ गया था, काफ़ी थ्राइव हुआ था। ठीक है, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ था, स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। ठीक है, और गुप्ता एम्पायर जो थे वो लार्जेस्ट नंबर में गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। ठीक है, और फर्स्ट गुप्ता रूलर जो थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किया था वो थे चंद्रगुप्त सेकेंड। 24th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज इन यूज फॉर द नॉर्थ इंडिया ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे कौन सा जो पोर्ट था वो बहुत ज़्यादा यूज हुआ था, तो वो था ताम्रलिप्टी। ताम्रलिप्टी पोर्ट के द्वारा वो ट्रेड क्या करते थे, कहाँ से, साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। और ये ताम्रलिप्टी जो है पोर्ट वो कहाँ पे हमें देखेंगे, जो गंगेटिक डेल्टा प्लेन में, कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ताम्रलिप्टी इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करती थी गुप्ता पीरियड में। 25th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द कॉइन्स इशूड बाय द गुप्ता मोनार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कॉइन्स के रूप में हमें बताना है, कॉइन्स इशू जो किया गया था गुप्ता मोनार्क के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सा है जो सही है। तो गोल्ड कॉइन्स इशूड इन द गुप्ता एम्पायर वेर कॉल्ड एज दिनार। After conquest of Bengal, Gupta monarch issued large number of silver coin for local trade. Lesser circulation of copper coin suggests that the use of money did not touch the common people so much as did under the Kushanas. तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला है कि गोल्ड कॉइन्स को जो इशू किया जाता गया था गुप्ता एम्पायर के टाइम में उसको दिनार कहा जाता था, तो ये बिल्कुल ही सही है। और कन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल नहीं होगा, यहाँ पे गुजरात होगा। गुजरात के कन्क्वेस्ट के बाद गुप्ता मोनार्क जो है वो इशू करते हैं लार्ज नंबर में सिल्वर कॉइन्स को, क्यों, लोकल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे बंगाल नहीं होगा, यहाँ पे गुजरात होगा। सेकेंड ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन के रॉन्ग होते ही हमारा स्टेटमेंट जो आ जाता है वो सी हो जाता है करेक्ट। लेसर सर्कुलेशन होता है कॉपर कॉइन्स का, वो हमें देखने को मिलता है गुप्ता एम्पायर में कुशानास के कंपैरिजन में। तो ये किस बात को बताता है कि कॉपर जो था वो कॉमन पीपल को बहुत कम टच कर पाया था। ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन भी सेम है, गुप्ता इशू लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जिसको दिनार कहते हैं, उनके इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। गुप्ता कॉपर कॉइन्स जो थे वो बहुत कम थे, और ये बताता है कि जो मनी था वो टच नहीं किया था कॉमन पीपल को जितना कि कुशानास के टाइम पे टच किया था। और उन्होंने गुजरात को हराने के बाद, गुजरात को कंक्वेस्ट करने के बाद, जीतने के बाद क्या करते हैं, वो गुप्ता मोनार्क इशू करते हैं गुड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स, किसके लिए, लोकल एक्सचेंज और लोकल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following assertion and reason and choose the correct code. The middle of the 6th century AD witnessed the decline of trade between India and Eastern Roman Empire. Around the 550 AD, the people of Eastern Roman Empire learned the art of growing silk from the Chinese. तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो हमने देखा था कि एंशिएंट इंडिया में जो सिल्क रूट था वो इम्पोर्टेंट रूट था, किसके लिए, सिल्क के ट्रेड के लिए। कहाँ से, चाइना से। लेकिन 550 AD आते आते जो रोमन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीख जाते हैं कि सिल्क को कैसे ग्रो किया जाता है, और वो जैसे ही सीख जाते हैं तो धीरे धीरे जो ट्रेड होता है ईस्टर्न रोमन एम्पायर और इंडिया के बीच में है वो कम होने लगता है। तो बिल्कुल एसर्शन और रीजन जो है दोनों ही करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताता है एसर्शन का। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं सोसाइटी एंड रिलीजन उनका कैसा हुआ करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ वुमेन इन द गुप्ता पीरियड। तो वुमेन का पोजीशन कैसा था गुप्ता पीरियड के टाइम पे, उसके रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले है वुमेन वर अलाउड टू लिसन टू द रामायण एंड महाभारत। सेकेंड है द वुमेन ऑफ लोअर वर्ना वर फ्री टू अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू एग्रीकल्चर। द वुमेन ऑफ अपर वर्ना एंजॉयड proprietary rights. The first example of immolation of widow after the death of her husband appears in the Gupta era. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला है कि वुमेन को अलाउ किया गया था रामायण और महाभारत को लिसन करने का, ये बिल्कुल ही सही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड है जो लोअर वर्ण की वुमेन थी उनको अलाउ था लाइवलीहुड के थ्रू, मतलब एग्रीकल्चर के थ्रू अपने
अर्न करने के लिए और लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अपर वर्ण के जो वुमेन्स थी उनको ये चीज़ अलाउ नहीं थी। जो थर्ड है वुमेन ऑफ अपर वर्ण वंचर प्रोप्राइटरी राइट, बिल्कुल गलत बात है। प्रोप्राइटरी राइट उनको नहीं था और यही यहाँ पे करेक्ट नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इमोल्यूशन ऑफ विडो मतलब कि सती का जो सिस्टम है वो पहली बार हमें देखने को मिलता है कहाँ पर, गुप्ता एरा में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो इनकरेक्ट हो जाता है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। पोजीशन जो होता है गुप्ता पीरियड में वो रिगार्डिंग जो वुमेन होती है अपर वर्ण की, उनकी बहुत लो होती है क्योंकि उनके पास प्रोप्राइटरी राइट नहीं होता है। ठीक है, अपर वर्ण के जो वुमेन होती है वो कंप्लीटली डिपेंड होती है किसके ऊपर, मेंस के ऊपर, अपनी लाइवलीहुड के। जबकि लोअर वर्ण के जो वुमेन हुआ करती थी उनको अलाउ था अपना अर्न करने के लिए एग्रीकल्चर के थ्रू। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान मिशन इन इंडिया वाज टू, तो फाहियान मिशन जो था इंडिया में वो किसके रिगार्डिंग था, ऑप्शन में बताना है। लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द गुप्ता किंग्स, अंडरस्टैंड द सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विजिट द बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन एंड कलेक्ट कॉपीज ऑफ द बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, गेट फुल नॉलेज अबाउट द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता किंग्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। तो फाहियान जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे, तो उनका क्या मतलब, उनका मेन मोटो क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो मेन ऑब्जेक्टिव था उनका टू विजिट द, वो नालंदा विजिट किया था। नालंदा आपको पता है इम्पॉर्टेंट क्या था, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन था और उन्होंने बहुत सारी जो कॉपियाँ थी उसके रिगार्डिंग बुद्धिस्ट मॉन्यूस्क्रिप्ट वो कलेक्ट किए थे। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट। फाहियान मिशन जो होता है इंडिया में वो किसके टाइम पे, वो कब विजिट करते हैं, वो आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में और ये वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंटर करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से और इंडिया में वो स्टे करते हैं 10 सालों तक। फाहियान कितने सालों तक स्टे करते हैं, 10 सालों तक। और वो क्या करते हैं 10 सालों में, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मतलब बुद्धिस्ट टीचिंग को लेते हैं और कुछ उसके रिगार्डिंग जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी कॉपी को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने थे। नेक्स्ट क्लास में हम 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।